हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेरी गुड इवनिंग, होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स इन इंडिया। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स क्या हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, करेक्ट। तो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स जो हैं, कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स जो है एक तरीके की फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती हैं। जैसा हम ऑलरेडी बॉन्ड्स के बारे में पिछले कुछ क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट बोरो करती है मनी, ठीक है, एक पैटर्न होता है, करेक्ट। तो पहले हम इसका डेफिनेशन, एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि व्हाट आर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स CIBs, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स आर inflation protected government securities तो ये जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं, इशूड बाय द RBI, Reserve Bank of India, on behalf of the central government, करेक्ट। तो CIBs क्या है, एक तरीके की गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई, या कहें उसको जो अपने एक्सपेंसेस को फाइनेंस करने के लिए मार्केट से उधार लेती है। तो ये लॉन्ग टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स के फॉर्म में, रूप में, ठीक है। ये एक तरीके के बॉन्ड हैं। नाउ होता क्या है कि 1997 में इन इंडिया द फर्स्ट CIBs या कहें कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स were issued by the RBI in 1997 on behalf of ऑलरेडी जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 1997 में इसको पहली बार इसको इशू किया गया, एंड देन फिर 2002 में ये मतलब 1997 से लेकर के 2002 में ये मैच्योर हो जाते हैं, लगभग 5 साल के पीरियड के लिए। तो उसके बाद फिर इनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। उसके बाद दोबारा ये भारत में कभी कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स जो हैं दोबारा इशू नहीं किए जाते। उसके कुछ रीजंस हैं, हम देखेंगे, ठीक है। नाउ ये जो है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड जो है इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। इन्फ्लेशन मतलब कितना मार्केट में, जो जैसे आपने CPI इंडेक्स देखा होगा, हालांकि 1997 में CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो अवेलेबल नहीं था, उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था भारत में। उस टाइम पे होलसेल प्राइस इंडेक्स हुआ करता था, WPI। तो उसमें क्या फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है, तो जितना इन्फ्लेशन परसेंटेज उसमें आया उसको आपके प्रिंसिपल अमाउंट में, मतलब फेस वैल्यू के साथ उसको एडजस्ट करके, और फिर उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इसलिए उनका जो उनका मनी होता था मैच्योर होने के बाद वो इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड हो जाता था, प्रोटेक्शन मिल जाता था, तो रियल वैल्यू उसकी घटती नहीं थी, ठीक है। तो नाउ इसके कुछ पर्पसेस हैं, पर्पसेस हम देखेंगे। पर्पसेस क्या है? पहला पर्पस तो यही है कि टू प्रोटेक्ट the investors, to protect the investors, especially long term investors, from inflation risk. And the second point is help develop a market, based indicator
indicator of long term real interest rates, real interest rates. तो आपने स्टडी किया होगा रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, तो उसको आप अलग से स्टडी कर लीजिएगा। नाउ इसको हम देखेंगे कि इसमें जो है दो जो है पर्पस हैं कि ये एक तो इन्वेस्टर्स को जो है इन्फ्लेशन से बचाना, और दूसरा एक ऐसी मार्केट खड़े करना जो कि जहां से गवर्नमेंट को जो है बोरो मनी आसानी से बोरो की जा सके। मतलब एक जो है मार्केट एक इस तरीके का डेवलप करना जहां पर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर आ सके इस पूल के। ठीक है, तो इस तरीके का। नाउ इसको हम देखेंगे हाउ डज दिस वर्क, कैसे ये काम करता है। हाउ डज CIB वर्क, कैसे काम करता है। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेंगे कि इसमें हम फेस वैल्यू हम स्टडी करते आ रहे हैं बॉन्ड्स को, तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू मतलब कितना उसका प्राइस है उस बॉन्ड का। मान लीजिए फेस वैल्यू एक बॉन्ड का 1,000 रुपए है। ठीक है, दूसरा हम इसमें ले लेते हैं कूपन रेट। तो कूपन रेट का भी आपको अंदाजा होगा, व्हाट इज कूपन रेट। कूपन रेट जो है वो इंटरेस्ट होता है। कूपन रेट हम मान लेते हैं यहां पर 5% पर एनम, 5% या 6% हम इसको कंसिडर करते हैं, 6%। एंड देन फिर उसके बाद हम इन्फ्लेशन इंडेक्स को कंसिडर करेंगे। इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो इन्फ्लेशन इंडेक्स हम यहां पर WPI कंसिडर करेंगे। हालांकि आज के समय में CPI ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नहीं तो ये एक तरीके से मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि आप कंज्यूमर मार्केट में, रिटेल मार्केट में इनको आप बेच रहे हैं बॉन्ड्स को। ठीक है, गवर्नमेंट सेल कर रही है, और आप इन्फ्लेशन इंडेक्स जो परसेंटेज है वो आप लगा रहे हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स का। तो सबसे बड़ा जो रीजन था इसका यही मिसमैच था 1997 में कि हेलो, हाँ जी, तो इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है इसमें WPI कंसीडर किया गया, जबकि CPI इंडेक्स को कंसीडर करना चाहिए था, बट उस टाइम पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो वहां पर था ही नहीं। ठीक है, इंडिया में था ही नहीं। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका कैलकुलेट करने के बाद मान लीजिए कि हमने एक बॉन्ड खरीदा है 1,000 रुपए का, जो कि कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स है। अब कूपन रेट इसका 6% पर एनम है। ठीक है, पर एनम मतलब सालाना। इन्फ्लेशन इंडेक्स हमने WPI किया है, तो इसको हम कर लेते हैं कि 10% जो है, 10% जो है ये इन्फ्लेशन इंडेक्स, मतलब 10% इन्फ्लेशन आया मार्केट में, होलसेल प्राइस इंडेक्स हम ले रहे हैं। ठीक है, होलसेल मार्केट में। उसके बाद होता क्या है कि 1,000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। ठीक है, डिवाइड बाय 100। उसके बाद हमारा ये आ गया 100। तो 1000 में प्लस किया 100 इक्वल्स टू 1100। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जब मान लीजिए कि 1997 में एक बॉन्ड आपने खरीदा और फिर 5 साल बाद 2002 में वो मैच्योर हो गया, एज हैपेंड इन द रियल केस इन 1997। तो किसी ने एक बॉन्ड खरीदा, मान लीजिए उसी का एग्जांपल ये हो गया। 1997 में जब उसने खरीदा, 5 साल बाद उसको क्या एडजस्ट करके मिला, उसको 10% इन्फ्लेशन भी इसमें एडजस्ट कर लिया, जिससे कि उसकी जो रियल वैल्यू है प्रिंसिपल अमाउंट का, जो पैसे की, वो उससे प्रोटेक्शन उसको मिल रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन रिस्क से प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो रियल वैल्यू उतना का उतना ही बना रहा। तो यहां पर 1100 हो गया। अब 1100 का
और उसको 6% पर एनम ये ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 6% जो है इसका आप निकालेंगे 1100 इंटू 6, 11 6 या 66। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा 66 रुपीज। नाउ सो 66 आया, बट अगर हम इसमें इस इन्फ्लेशन को एडजस्ट ना करें या इन्वेस्टर को हम प्रोटेक्ट ना करें इन्फ्लेशन के रिस्क से, जो 10% बढ़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 5 साल में 10% इन्फ्लेशन आया होलसेल प्राइस, होलसेल मार्केट में। नाउ अगर हम इसको 1000 से ही मल्टीप्लाई करें 6 को, ठीक है, तो ये हुआ 60। तो यहां पर 6 रुपए का इसको लॉस हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि यहां पर 66 रुपए मिलेंगे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद, बट अगर हम इसको एडजस्ट नहीं करते हैं तो ये 60 रुपीज पर ही रह जाएगा। तो इस तरीके से ये जो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स हैं ये इस तरीके से काम करते थे। बट इसके कुछ रीजंस रहे कि क्यों इनको जो है डिसकंटिन्यू किया गया, उसको हम देखेंगे थोड़ा। बाकी और कंट्रीज में हालांकि इसका जो ओरिजिनल जो सोर्स है ये इंग्लैंड से जो है यहां पर आया 1997 में, बट बाहर के देशों में जैसे यूरोप और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहां पर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड जो है अलग अलग नाम से अभी भी इशू होते हैं, क्योंकि वहां पर लोग जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, मार्केट बहुत ज्यादा अवेयर है। ठीक है, सो हम इसके कुछ रीजंस देखेंगे। रीजंस फॉर पुअर डिमांड इन इंडिया। ठीक है, तो इसके क्या रीजंस हैं उसको देख लेते हैं। पहला तो इसमें रीजन यही है कि most investors, especially retail ones, didn't understand how inflation indexation works. People or कहें investors, people or investors didn't know that how inflation indexation इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन वर्क्स, कैसे काम करता है, इतना अवेयरनेस नहीं है, न ही इतना आज के टाइम जैसा सोशल नेटवर्किंग है। ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह नहीं है कि इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचे लोगों तक। ठीक है, एंड इंडेक्स मिसमैच, सेकंड रीजन था इंडेक्स मिसमैच। राइटिंग थोड़ा सा ऐसा ही होगा। ठीक है, इंडेक्स मिसमैच क्या है कि जब आपने रिटेल में आप बॉन्ड्स को बेच रहे हैं तो सीपीआई को अप्लाई करना चाहिए। जो इन्फ्लेशन का दर सीपीआई में है वो हमें लेकर चलना चाहिए कि सीपीआई के इंडेक्सेशन में कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना महंगाई बढ़ रहा है। बट हमने क्या कंसिडर किया, सीपीआई उस समय था ही नहीं, तो हमने किया डब्ल्यूपीआई, जिसकी वजह से वहां पर मिसमैच हुआ। ठीक है, क्योंकि होलसेल का प्राइस डिफरेंट है, होलसेल मार्केट एक डिफरेंट वर्ल्ड है, सीपीआई जो है वो एक डिफरेंट एक सिनेरियो है। ठीक है, तो एक तो ये हुआ लो रिटर्न्स, तीसरा है लो रिटर्न्स। लो रिटर्न्स का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो जैसे हमें 10% जो है इसमें हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया, ठीक है भाई, मनी का हमें रियल वैल्यू मिल गया 5 साल के बाद भी, बट जब हमें उसका फाइनल अमाउंट जो मिला, जो फाइनल जो रिटर्न मिला, उसमें क्या हुआ, उसमें गवर्नमेंट ने टैक्स को लगा दिया, तो उसकी वजह से वो उतना रिटर्न नहीं मिल पाया जितना एक्सपेक्टेड था। ठीक है, एंड इलिक्विडिटी इन सेकेंडरी मार्केट, इलिक्विडिटी इन सेकेंडरी मार्केट। अब इलिक्विडिटी इन सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसा हमने स्टडी कर रहे हैं कि जो
गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं, ये जो बॉन्ड्स हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये मार्केटेबल है, मतलब सेकेंडरी मार्केट में इनको बेचा जा सकता है। प्राइमरी मार्केट तो आरबीआई हो गई। आरबीआई जब इशू कर रही है तो जो ओरिजिनल इन्वेस्टर है वो आरबीआई से डायरेक्ट खरीद रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। अब जब मान लीजिए कि कोई 5 साल से पहले ही इन सब चीजों से बोर हो गया, उसको नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए तो वो सेकेंडरी मार्केट में जाएगा, उसको लिस्ट करेगा, भाई मेरे को नहीं चाहिए, किसी को खरीदना खरीद लो, तो वहां पे उसका डिमांड ही नहीं है। अब डिमांड नहीं है तो ये क्या हुआ, इलिक्विडिटी इन सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो इसलिए लोग जो है फिर डिमोटिवेट हो गए। उसके बाद पुअर मार्केटिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो आज की तरह मार्केटिंग नहीं है, आजकल तो बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो उस टाइम पर 1997 से लेकर के 2002 तक ये इतना ज्यादा स्ट्रांग मार्केटिंग सिस्टम नहीं था, इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे उस समय पर, तो इस वजह से लोगों के पास सूचना का एक अभाव रहा। ठीक है, तो ये कुछ 4-5-6 रीजंस थे, करेक्ट। एंड दूसरे देशों में अलग अलग नाम से ये आज भी इशू किए जाते हैं, जैसे यूएसए में इसको टिप्स बोलते हैं, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज, एंड यूके में इसको इंडेक्स लिंक्ड जिल्ट्स बोलते हैं, फ्रांस में ओएटीआई, कनाडा में रियल रिटर्न्स बॉन्ड्स, एंड जापान में इन्फ्लेशन इंडेक्स जेजीबीज, एंड ऑस्ट्रेलिया में कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स, एंड स्वीडन, इटली, चिली, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो इन सभी कंट्रियों में आज भी कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड जो हैं वो इशू किए जाते हैं, और गवर्नमेंट इसके द्वारा मार्केट से पैसा उधार लेती है अपने बढ़े हुए एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।